हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट पेपर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आई हूँ। इससे पहले मैं 6 वीडियोस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आगे की वीडियोस मैं आज करा रही हूँ। आज क्लास 7 करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी आप लोग जानते हैं कि जो भी सीटेट में हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी रिपीट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रिपीट क्वेश्चंस आप लोग को लगाने से ये भी पता चल जाता है कि आपको कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो साथ में इसकी आपकी पेडागोजी भी कराऊंगी और जो भी आपका इसका जो भी कंटेंट है वो भी पूरा कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँवों में रहना आरंभ किया था। तो कह रहे हैं मनुष्य यानी कि इंसान ने जो था कुछ क्षेत्रों में लगभग कब रहना शुरू किया था? 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो देखिए, आप लोगों की एनसीईआरटी भी क्लास 6, 7 और 8 की चल रही है। जो चाहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना चाहते हैं और अपना एग्जाम को क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहते हैं तो वो आप लोग मेरी क्लासेस ले सकते हैं। तो देखिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इसलिए आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी भी कंप्लीट कराई जा रही है और साथ में आपको पीवाईक्यूज भी कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस था वो हमारा 91 था। क्या था? मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो वे क्षेत्र कौन से थे? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ थी। क्या थी? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों की खोज जो थी वो किसने की थी? पुरातत्व द्वारा की गई थी जो लगभग 8000 ईसा पूर्व मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो कह रहे हैं कि प्राचीन काल में, कौन से काल में? प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से किसे जाना जाता था? वो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र को जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 93। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो वे डैश में रहते थे। तो वे कहाँ रहते? भरत लोगों का क्या? भरत लोगों जो थे वो क्या था? उनका एक समूह था, एक ग्रुप था, समूह था जिसका उल्लेख किसमें किया गया? भरत लोगों के बारे में जो उल्लेख किया वो कहाँ किया गया? वो ऋग्वेद में मिलता है। और वे डैश में रहते थे। तो वे कहाँ रहते थे? तो वो रहते थे उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। कौन से लोग रहते थे? भरत लोग रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 94 है। ऋग्वेद की जो मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। तो ऋग्वेद की मूल रचना जो थी किस भाषा में हुई थी? ऋग्वेद की मूल रचना जो होती है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो जो होती संस्कृत भाषा में होती। इसमें क्या थे? जो ऋग्वेद था उसमें जो थे 10 मंडल थे, 128 सूक्त थे और 10,462 रचनाएं हैं तथा इसकी मूल रचना जो थी किसमें की गई थी? ऋग्वेद की संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खास संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? तो ऐसा कौन सा कारण नहीं था? तो घूमते रहने का कारण नहीं था संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खास संग्राहक समूह से संघर्ष करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 96। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? तो मानव के इतिहास में कौन सा काल या फिर युग सबसे लंबा है? कौन सा काल जो था कि मानव के इतिहास में कौन सा काल जो था सबसे लंबा चला था? तो कौन सा काल लंबा चला था? हमारा चला था पूरा पाषाण युग चला था। कौन सा चला था? पूरा पाषाण युग चला था। ये जो था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर जो था वो 10,000 ईसा पूर्व था। 10,000 ईसा पूर्व था। कौन सा था? 10,000 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 97 है। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो प्राचीन शैल चित्रकला जो मिली थी वो कहाँ मिली थी? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिली थी। कहाँ मिली थी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली थी। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से शैल चित्रकला के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका तथा आदमगढ़ और उत्तर प्रदेश में चोपा निमांडो तथा मादाहा से अनेक शैल चित्र मिले हैं जिन्हें चट्टानों पर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 98 है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा का स्थल नहीं, तो चिरान जो है वो क्या है? हड़प्पा का स्थल नहीं। तो हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं? चिरान। तो चिरान नवपाषाण कालीन स्थल है। तो नवपाषाण कालीन जो था चिरान जो था नवपाषाण कालीन स्थल है जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हिरण सिंह से निर्मित उपकरणों की प्राप्ति हुई है। तो कहाँ से? चिरान से जो मिले थे क्या थे? हिरण के जो सिंह थे उससे बने क्या थे? उपकरण यानी टूल्स बने थे। जबकि
लाखीगढ़ी, सोतका कुहू तथा गावेरी वाला हड़प्पा कालीन स्थल है। जबकि देखिए ये सब क्या है, हमारे जो स्थल हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं? चिरांद। बाकी ये सब क्या है? हड़प्पा के स्थल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा है? 99 है। पुरु युद्ध और भरत वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। तो पुरु युद्ध भरत में वेदों का जो उल्लेख है वो किसकी तरह है? तो किसकी तरह है? जन की तरह है। किसकी तरह है? जन की तरह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। शफी तथा हनफी है। तो शफी तथा हनफी जो है वो क्या है? तो शफी तथा हनफी क्या है? शफी तथा हनफी जो है न्याय के इस्लामी सिद्धांत है। तो शफी और हनफी क्या है? न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वो था। तो दंती दुर्ग जिसने जो था हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वो था। तो वो कौन था? तो वो कौन था? राष्ट्रकूट प्रधान था। कौन था? राष्ट्रकूट प्रधान था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 103 है। कह रहे हैं 100 यहाँ पे कौन सा है? क्वेश्चन है 100। देखिए 102 क्वेश्चन आपका रह गया, यहाँ पे 103 है। तो कह रहे हैं कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है। तो एक शिलालेख में क्या कहा गया है? तो एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान जो था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 104 है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो गांव के मुखिया को जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी तो कब किसको? महलवारी। तो महलवारी बंदोबस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, क्या कह रहे हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसने जो था किस प्रकार भारत की जो आर्थिक जो इकोनॉमिक और जो थी राजनीतिक पॉलिटिकल स्थिति को क्या कर दिया था? बदल दिया था। कैसे बदल दिया था? युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी। युद्ध ने जो था क्या किया था? औद्योगिक वस्तुओं की मांग में क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो मरुस्थल का कौन सा एक उदाहरण है? मरुस्थल का जो उदाहरण है वो हमारा क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। जो लद्दाख है वो क्या है? एक शीत मरुस्थल जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में कौन स्थित है? लद्दाख। सुंदरवन, कोंकण तथा पश्चिमी घाट ये समुद्री तट है। और जो क्या है? सुंदरवन है आपका क्या है यहाँ पे? बाकी आपके जो सुंदरवन है, कोंकण है और पश्चिमी घाट है ये क्या है? आपके समुद्रीय क्षेत्र हैं। बल्कि मरुस्थल क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो मरुस्थल क्षेत्र जो है वो हमारा क्या है? लद्दाख है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो पृथ्वी की स्थिति के संबंध में हमें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन क्या है? तो पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य कथन क्या है? हमारा पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी का अक्ष जो है वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि कह रहे हैं कि पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल में 66 डिग्री क्या है? 66.5 डिग्री जो होता का कोण बनाती है। किस डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66.5। तो यहाँ पे कुछ देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 109 है। यहाँ पे क्या करें? 118 हो गया, 107, 100 यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रह गया है। देखिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे 4 दिशाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी दे रखी हैं? आपकी कौन सी है? तो यहाँ पे ये दक्षिण दिशा दे रखी, ठीक है। और ऊपर क्या है? उत्तर दे रखी। तो हमारी ये क्या है? उत्तर है। तो ये हमारी क्या है? उत्तर है। ये नीचे दक्षिण है और इधर क्या है? हमारी पूर्व है और इधर हमारी क्या है? पश्चिम है। क्या है? हमारा पश्चिम है। तो ये 4 दिशाएं दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो क्या दिशा दे रखी, तो ऊपर जो दिशाएं दे रखी हैं तो इसमें कौन कौन सी दिशा हैं? तो दक्षिण मुख्य दिशाएं हैं। तो कौन सी है? हमारी पश्चिम।
दक्षिण मुख्य दिशाएं हैं, तो दक्षिण मुख्य दिशाएं जो है हमारी कौन सी है, हमारी दक्षिण मुख्य दिशाएं जो है वो हमारी क्या है, पश्चिम है। दक्षिण मुख्य दिशाएं जो है हमारी क्या है, पश्चिम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 110 है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है वो किस में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें द्वीपों की कुल संख्या जो है, लक्षद्वीप में जो द्वीप है उसमें संख्या कितनी है, तो कितनी है, 36 है, तथा केवल 10 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। और जो 10 द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में जो द्वीप हैं वो कितने, 36 हैं। इसमें से केवल 10 द्वीपों पर क्या है, लोग मानव निवास करते हैं। ये द्वीप समूह मूंगा द्वीप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है। तो ब्राजील में कहाँ पाया जाने वाला, ब्राजील में, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है। तो कंपोस्ट डैश क्या है, ये क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 112 है, कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। तो क्या है, कहाँ पर स्थित है, कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ है, हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर क्या है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इस बंदरगाह का प्रमुख पोता श्रेष्ठ से खिदिरपुर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। कह रहे हैं कि पूरे संसार यानी पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर क्या है, जनसंख्या कम जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो कहाँ है, तो हमारा कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम क्या है, जनसंख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, कहने लद्दाख में पाया जाने वाला गम्पास। तो लद्दाख में पाया जाने वाला क्या, गम्पास डैश है। तो गम्पास क्या है, ये क्या है, बौद्ध विहार मंदिर है। तो लद्दाख में पाया जाने वाला गम्पास बौद्ध विहार मंदिर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ पे एक चित्र प्रस्तुत करता है, क्या है, ठंडी वायु, गर्म वायु, और यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, हमें बताना है। तो चित्र प्रस्तुत करता है, तो चित्र जो है ठंडी और गर्म वायु प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से जो वर्षा हो रही है, ये क्या हो रही है, हमारी वर्षा हो रही है। तो इस वर्षा को हम क्या कहेंगे, जो इस तरीके से, ठीक है, जो इसमें चित्र में जो वर्षा हो रही है, कहाँ से, ठंडी वायु है, ठीक है, और यहाँ पे गर्म वायु है। तो ठंडी वायु और गर्म वायु, तो ये जो वर्षा हो रही है, इस तरीके से जो वर्षा हो रही है, तो ये कैसी वर्षा कहलाएगी, तो ये हमारी कहलाएगी चक्रवर्ती वर्षा। कैसी कहलाएगी, चक्रवर्ती वर्षा। चक्रवर्ती द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती में निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। केंद्र से बाहर की ओर सभी और वायु दाब बढ़ता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चली जाती हैं। जो हवा होती है, जो हवा चल रही है, वो क्या होती है, बाहर से क्या होती है, भीतर की ओर चली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 116 है, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। कौन सा उद्योग जो है, कौन सा उद्योग, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तो कौन कहलाता है, तो हमारा कहलाता है इस्पात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन सा है, 117 है, ऑर्गेनिक खेती में। तो ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक खेती में जो होता है, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक जो खेती होती है उसमें क्या होता है, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 118 है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में। तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय प्राप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 119, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। तो ऑटोमोबाइल, पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। तो पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। तो कौन है हमारा जो पर्यावरण, तो CNG, क्या है हमारा CNG। तो CNG क्या है, CNG जिसे बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, कहने के बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है। तो बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 121, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य डैश सेंट थॉमस डैश में आए। तो कैसा ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट
थॉमस डैश में आए। तो कब आए थे वो? केरल में आए थे। थॉमस केरल में आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 122 है, जूलू। जूलू क्या है? तो जूलू क्या है? तो जूलू जो है वो क्या है? तो जूलू दक्षिण अफ्रीका के बटाल में पाई जाने वाली एक जनजाति है। तो जूलू क्या है? एक दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली एक बटाल जनजाति तथा दक्षिण अफ्रीका का एक भाषा भी होती है। तो इसमें जो विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसमें जो विकल्प दे रखा है तो इसमें ए और दोनों ही सही हैं। तो जूलू क्या है? एक भाषा भी, अफ्रीका की एक भाषा भी और एक जनजाति भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 123 है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? अगर देखा जाए कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, तो राज्य के जो अंग हैं वो कितने? हमारे 3 हैं। कौन कौन से हैं आपके? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 124 है, संघवाद से तात्पर्य। तो संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो संघवाद से जो तात्पर्य है वो क्या है? देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना। ये क्या है? संघवाद से तात्पर्य। संघवाद से जो तात्पर्य क्या है? देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना। राज्यों का द्वारा एक साथ मिलकर राज्य बनाने की प्रक्रिया को संघ कहते हैं। क्या होता है? राज्यों द्वारा, यानी स्टेट द्वारा जो होता है, क्या होता है? जो भी स्टेट होते हैं एक साथ मिलकर, तो सभी स्टेट एक साथ मिलकर राज्य बनाने की प्रक्रिया को संघ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 125 है, एक राज्य में यदि एक राजनेता ये तय करता है, यानी कि एक स्टेट में जो राजनेता है तो वो ये तय करते हैं कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट के लोगों को अपने यहाँ पे काम करने की अनुमति नहीं देगा। तो ये जो अगर ऐसा कर रहा है तो वो कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? बल्कि ये होगा स्वतंत्रता के अधिकार का, क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र हैं और जैसा चाहें वो कर सकते हैं, जहाँ चाहें रह सकते हैं, जहाँ चाहें। तो यहाँ पे क्या है जो हमारा दे रखा है, क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को पूरे भारत में आवास संरक्षण की स्वतंत्रता देता है, जिसमें वे निवास करने, व्यवसाय करने तथा घूमने की स्वतंत्रता शामिल है। सभी को कहीं पर भी निवास करने की, व्यवसाय करने की और घूमने की स्वतंत्रता शामिल है। अगर किसी राज्य के नागरिकों को अन्य राज्य में कार्य नहीं मिल पाता तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है, राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं। तो राज्यसभा, जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम राज्यसभा में जो सदस्य हो सकते हैं वो हमारे 245 हो सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया था, जिसमें 10 सदस्यों की अधिकतम संख्या जो थी वो कितनी थी? 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। तो इसमें जो है 238 निर्वाचित और 15 जो थे मनोनीत वर्तमान में राज्य में सभी सदस्य थे। अब क्या है? वर्तमान में जो है, वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 245 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 127 है, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। तो हमारी व्यवस्था में संसद को क्या है? जो संसद है उसको क्या है? बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि क्यों ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 138 है, 128 है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। तो भारतीय जनतंत्र में जो कार्यकारी है उनका क्या कार्य? कार्यकारी का जो कार्य है, भारतीय कार्यकारी का क्या कार्य? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। ये क्या करता है? कार्यकारी का कार्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 129 है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं। जो मध्याह्न अल्पाहार यानी कि जो मिड डे मील दिया जाता है उस कार्यक्रम के बहुत सारे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो इनमें से एक नहीं है वो कौन सा है? हमारा क्या? निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे क्या है? जो गरीब बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करें, तो ये मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के तहत नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है, कह रहे हैं कि चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। यहाँ पे एक चक्रीय चित्र है, तो वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं? तो कौन कितने समय में अयोग्य? देखिए आपका दे रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे इतना दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहे चक्रीय चित्र में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेषकर, तो यहाँ पे क्या दे रखा है?
तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कह रहे हैं चक्रीय चक्र, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 5 माह दिए गए चक्रीय चित्र में लोगों को जनवरी से मई तक रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जनवरी से जो चित्र दे रखा है, इस चित्र में क्या है, आपको यह है यहाँ से जनवरी से लेकर क्या है मई तक जो है रोजगार प्राप्त नहीं हो। बाद में क्या है, जून में पौधे तैयार करना, फिर क्या है जुलाई में भी, जुलाई अगस्त में मिट्टी रोपण करना, और सितंबर अक्टूबर में क्या करें, निराई करना, और नवंबर में पैदावार, दिसंबर नवंबर में क्या हो रही, पैदावार हो रही। तो 5 महीने क्या है, वो लोग खाली हैं। तो कब तक खाली हैं, वो 5 माह खाली हैं। क्या है, 5 माह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है। यहाँ पे कह रहे हैं 130 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाले विधि तो एसएसटी की कक्षा में जो उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थी को एक दूसरे के पिट्ठी लगा मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, तो ये कौन सी जो है हमारी विधि है, तो उसे कहते हैं, कौन सी विधि कहते हैं, समाज मीतीय विधि कहते हैं। कौन सी मीतीय कहते हैं, समाज मीतीय तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है, तो सृजनात्मक चिंतन का क्या है, सृजनात्मक चिंतन का क्या है, अनिवार्य गुण है। तो सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण क्या है, उत्पादक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है। कौन सा क्वेश्चन है, 133 है। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या प्रश्न पूछना पसंद करेंगे, तो क्या प्रश्न पूछना पसंद करेंगे, तो क्या प्रश्न पूछना पसंद करेंगे। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न पूछना पसंद करेंगे वो क्या करेंगे, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उनकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 134 है। 134 निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे, तो कौन सा आप जो है अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए क्या करेंगे, अनुशंसित करेंगे। तो क्या करेंगे, अनुशंसित करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर नाटक को क्या करेंगे, अनुशंसित करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें राइट कथन कौन सा है, तो हमारा जो है राइट कथन है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारा, क्या सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानव की नींव रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। तो सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार यानी कि जो भी परीक्षा सुधार होती है उसमें हाल ही में जो एनसीएफ का आधार पत्र जो है वो किस पर बल देता है, तो किस पर देता है, एनसीएफ जो बल देता है सतत आंकलन पर देता है। क्या सतत जैसे पढ़ाया जाए और बच्चों का क्या किया जाए, असेसमेंट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 137 है। कौन सा 137 है, तो छोटे बच्चे की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है, तो किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है, यानी कि प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 138 है। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है। कौन सी, अवलोकनी यानी कि ऑब्जर्व करके उनका निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया कही जाती है, निगमन प्रक्रिया कही जाती है। कौन सी प्रक्रिया, निगमन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिडक्शन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 139, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स जो है उपयुक्त होगा, तो कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स जो उपयुक्त होगा वो क्या होगा, दंड आरेख। क्या होगा, दंड आरेख होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है, तो किस महत्व में दिया गया है, यहाँ पे रचनावादी में महत्व दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है। कहने के सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है, यानी कि एसएसटी में कौन सी जो है टीचिंग मेथड जो है सबसे प्रभावी जिसे शिक्षक को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा कौन सा बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा मेथड जो है शिक्षक को इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचार उत्तेजक गतिविधियों को शामिल करना। शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचार उत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 142 है। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को जो एसएसटी की जो पाठ्य पुस्तकें टेक्स्ट बुक हैं उनको क्या करना चाहिए,
उनको उनको सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 143 है, कह रहे हैं कि समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है। तो समता के बारे में पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त पद्धति होगी। तो कौन सी पद्धति होगी, वो गरीबी और पूंजीवादी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो कौन इसमें से, ये 4 ऑप्शन है, कौन बढ़ावा देगा। तो समूह चर्चा जो है वो हमारा क्या करेगा, नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा समूह में अगर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आंकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कब इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, स्वतंत्र अनुभूत करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण शामिल होंगे। तो निदानात्मक आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मैं देखिए, निदानात्मक क्या होता है, जब कोई आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको कोई डॉक्टर दवाई नहीं देता, बल्कि आपको क्या देता है, एक टेस्ट कराने के लिए देता है कि आप इस टेस्ट को करा लीजिए। फिर क्या होता है, हम उसकी जाँच कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या देता है, उसके बाद उसका उपचार करता है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो स्टडी शिक्षा में होता है, क्या होता है, सबसे पहले अगर बच्चे को कहीं पर कठिनाई हो रही है तो उसकी हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, यानी कि निदान करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका उपचारात्मक शिक्षण कर देते हैं। तो यहाँ का कहने के एसएसटी में क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल होगा, तो यही चीज़ है कि हमारे शिक्षार्थी की कठिनाई को पहचान करना शामिल होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 147 है, शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। शिक्षा यानी कि जब जो होता है शिक्षक और शिक्षा यानी कि टीचर और एजुकेशन के दौरान जो होता है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग जो होती है वो निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। तो माइक्रो टीचिंग जो होती है संकेत करती है, कैसे संकेत करती है, यहाँ पे क्या करती है, ऐसी छोटी सी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। इसमें छोटी सी शिक्षा होती है, क्या होती है, माइक्रो टीचिंग आप लोग सभी ने करी होगी। तो उसमें क्या होते हैं, 8 से 10 बच्चे होते हैं और 5 से 6 मिनट की क्या होती है, स्किल्स होती हैं। कभी आप पढ़ाना सीखते हैं, तो कभी बोलना सीखते हैं, तो कभी क्या होती है, लिखने की स्किल्स होती हैं। तो ये सभी स्किल्स को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होता है हमारा 148 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय, यह जाने कि जो भी कॉन्सेप्ट है उनको स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है, यानी कि अपने अनुभवों को क्या करता है, प्रयोग करता है, तो वो क्या होता है, उसकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो कौन सा आंसर है हमारा, उसकी स्थानिक वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 149 निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। तो क्या करते हैं, शिक्षार्थियों की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। कौन बनाते हैं, सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं, परिवार और शैक्षिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 150 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। तो सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो उसका आयाम है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या है, आयाम है। तो क्या है, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, क्या है, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी पेपर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर भी क्लासेस चल रही हैं और सभी को आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है, सभी की वीडियोस पढ़ी हुई आ रही हैं आप लोगों के पास। आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।